गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए। आज का हमारा टॉपिक है जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। मध्य युग में इंग्लैंड में ऐसा समय था जब संप्रभुता के ऊपर परंपराओं का वर्चस्व स्थापित हो रहा था। मतलब जनता कानून और संप्रभुता से भी ऊपर परंपराओं को मानने लगी थी। परंपराओं का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ऐसी स्थिति में हॉब्स ने, बेंथम ने भी इंग्लैंड में संप्रभुता के सिद्धांत के एकलवादी सिद्धांत की बात कही, परंतु संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत स्पष्ट रूप से जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के निवासी थे और 1790 से 1859 के बीच उन्होंने इंग्लैंड में एक कानूनविद के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1832 में उनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, विधि शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। इस पुस्तक में उन्होंने संप्रभुता के एकल सिद्धांत की व्याख्या की, एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का मतलब है संप्रभुता एक निश्चित राज्य में, एक निश्चित समूह में, एक निश्चित व्यक्ति में निहित होती है। संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती, अर्थात उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता। संप्रभुता को मौलिक, निरपेक्ष, निरंकुश मानने वाला सिद्धांत है। जॉन ऑस्टिन ने जो परिभाषा दी कानून की, उसमें उन्होंने लिखा कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। इसी प्रकार संप्रभुता की धारणा का जो प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। इस परिभाषा में जॉन ऑस्टिन ने एकदम स्पष्ट किया है कि जो सत्ताधारी है वह किसी अन्य सत्ताधारी की आज्ञा का पालन नहीं करता, अर्थात वह निरंकुश है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, कोई मर्यादाएं नहीं है, और उस उच्च सत्ताधारी के आदेशों का पालन समाज के सभी या अधिकांश लोग स्वभावतः करते हैं। तो वह व्यक्ति जिसमें जो ये आज्ञा पालन करा रहा है वह प्रभुत्व शक्ति संपन्न है। वह राजा हो सकता है, वह राष्ट्रपति हो सकता है, वह शासनाध्यक्ष हो सकता है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संप्रभुता उस व्यक्ति या उस व्यक्ति समूह या उस संस्था में निहित होती है जो अपने आदेशों का पालन जनता से कराती है। और इस परिभाषा में जॉन ऑस्टिन ने ये भी परिभाषित किया कि एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज तभी कहलाएगा जब उसके पास संप्रभुता होगी। बिना संप्रभुता के हम किसी समाज को, किसी राज्य को कह सकते हैं, उस इकाई को राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। संप्रभुता का जो सिद्धांत ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया, उसकी कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई है। उसमें पहली विशेषता है कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति
या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य होता है। यानी एक स्वतंत्र समाज की पहचान तभी है जब वहाँ पर एक व्यक्ति समूह या कोई संस्था प्रभुसत्ताधारी हो। दूसरा, संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। तीसरी विशेषता, इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है। कोई उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता। जैसे जो राज्य में जो प्रभुत्व शक्ति संपन्न व्यक्ति समूह या संस्था है वह सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई और उच्च सत्ताधारी नहीं है। चौथा बिंदु, निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है, यदा कदा की बात नहीं। ऑस्टिन का विचार है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर निरंतर होनी चाहिए। परिभाषा में भी जॉन ऑस्टिन ने यह बात कही थी कि जो मानव समाज उस प्रभु सत्ताधारी के अधीन रह रहा है वह स्वभावतः उस सत्ताधारी की आज्ञाओं का पालन करता है। पांचवा बिंदु है, प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। छठा बिंदु है, सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखंडित होती है। यह एक ही इकाई है और व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। यानी साफ साफ जॉन ऑस्टिन ने लिखा है कि संप्रभुता का विभाजन नहीं होगा। संप्रभुता एक इकाई में ही, एक व्यक्ति में, एक व्यक्ति समूह में, एक संस्था में ही निहित हो सकती है। यहाँ तक कि संघात्मक राज्यों में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसको भी जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता का विभाजन नहीं माना है। ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ऑस्टिन एक वकील थे। उन्होंने जो संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है वह कानूनी दृष्टि से की है। उन्होंने व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण सर हेनरी मैन, ब्राइस, A.R. लॉर्ड, ब्लंचली, जेम्स स्टीफन आदि विद्वानों ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना की है। आलोचना का पहला बिंदु, समाज में ऑस्टिन के सर्वश्रेष्ठ जन की खोज कर पाना कठिन है। ऑस्टिन ने जो ये बात कही थी कि निश्चित संप्रभु, तो उस निश्चित संप्रभु को खोज पाना बड़ा कठिन है। सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशंस में लिखा है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते। उनके अनुसार पूर्व में अनेक साम्राज्यों में ऐसी कोई चीज नहीं रही जिसे निश्चित उच्चतर सत्ता कहा जा सके। मध्य युग में भी यह निश्चय करना कठिन था कि संप्रभु समाज है या राज्य। सामंत युग में भी सामंतों की शक्ति बढ़ी हुई होने के कारण वास्तविक संप्रभु का पता लगाना कठिन था और वर्तमान समय में अमेरिका आदि देशों के संविधानों में संप्रभु को निश्चित करना कठिन है। दूसरा जो आलोचना का बिंदु है वह है कि ऑस्टिन का सिद्धांत लोक प्रभुता या जन संप्रभुता की अवहेलना करता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी। मार्सिलियो पदवा, विलियम ओकम और रूसो ने जिस जन संप्रभुता के सिद्धांत की बात कही है, ऑस्टिन का सिद्धांत इस जन संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्योंकि ऑस्टिन का सिद्धांत ये प्रतिपादन करता है कि संप्रभु कोई निश्चित शक्ति होती है। लोक प्रभुता की इस मान्यता के विपरीत है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है तथा लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि है। जो जन संप्रभुता का सिद्धांत है वो तो ये मानता है कि संप्रभुता जनता में निहित होती है, जब और जनता का कौन सा भाग ये निश्चित नहीं है। बस जनता और जनमत और जनता जनार्दन
वही सर्वोपरि है, ऐसा जन संप्रभुता का सिद्धांत मानता है। परंतु जो ऑस्टिन का सिद्धांत है वो कहता है कि संप्रभु एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। वस्तुतः ऑस्टिन की कल्पना के वैधानिक प्रभु को मानने का परिणाम ये होगा कि हमें लोक प्रभुता तथा राजनीतिक प्रभुता दोनों ही प्रकार की प्रभुताओं की सत्ता अस्वीकृत करनी होगी, जबकि प्रजातांत्रिक देशों में ऐसा संभव नहीं है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में लिखा कि ऑस्टिन की विचारधारा उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर ही लागू होती है, क्योंकि उस विचारधारा की विषय वस्तु स्वामी और दास के संबंधों की व्याख्या मात्र है। जैसा उपनिवेशों में होता है, एक शासक और शासित के बीच स्वामी और दास जैसा संबंध होता है, वहीं पर यह संभव हो सकता है। तीसरा जो बिंदु आलोचना का है वह है कि कानून प्रभुसत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं होता। जॉन ऑस्टिन ने कहा कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है। संप्रभुता ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ परंपरागत प्रथाएं, न्याय संबंधी निर्णय, वैधानिक टीकाएं और औचित्य पर आधारित राजकीय व्यवस्थापन भी कानून के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑस्टिन का यह कथन असत्य है कि संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन संप्रभुता की अविभाज्यता का प्रतिपादन करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से संप्रभुता की अविभाज्यता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का बंटवारा होता है और कर्तव्यों के बंटवारे से स्पष्ट है कि संप्रभुता विभाजित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय के संघात्मक राज्यों के अंतर्गत तो संप्रभुता आवश्यक रूप से विभाजित होती है। कुछ विद्वान संघात्मक राज्यों में भी संप्रभुता के अविभाजनत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि संघ राज्यों में संप्रभुता संविधान निर्मात्री सभा में निहित रहती है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान सभा शाश्वत नहीं होती है, जबकि आवश्यकता संप्रभुता का मूल लक्षण है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संप्रभुता विभाजित होती है। अगला हमारा आलोचना का बिंदु है शक्ति को अत्यधिक महत्व। जॉन ऑस्टिन ने अपने इस सिद्धांत में शक्ति को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। ऑस्टिन की धारणा से प्रतीत होता है कि उच्च सत्ता अपने सिद्धांतों का पालन शक्ति के आधार पर करवाती है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। अधिकांश जनता कानूनों का पालन दंड के भय के कारण नहीं, वरन इस कारण करती है कि कानून जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करता है और उनके पालन में जनता का ही कल्याण निहित होता है। ऑस्टिन के सिद्धांत में शक्ति को जो अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है, उसी के कारण हंसा ने कहा है, ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध आती है। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रभुता असीमित नहीं है। ऑस्टिन द्वारा संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, उसके अनुसार संप्रभुता का सर्वप्रथम लक्षण उसकी असीमितता और निरंकुशता है, किंतु आलोचक संप्रभुता की असीमितता को स्वीकार नहीं करते हैं। ब्रंचली लिखता है कि राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित होता है। यानी संप्रभुता पर सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। बाहरी क्षेत्र में यदि हम देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो दूसरे राज्यों के अधिकार या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संस्थाओं के आदेश संप्रभुता को सीमित करते हैं। इसी प्रकार आंतरिक क्षेत्र में भी जनमत, जनता की इच्छा को भी संप्रभु दरकिनार नहीं कर सकता,
बहुत लंबे समय तक उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। और स्वयं राज्य की जो प्रकृति है वो ये है कि संप्रभुता को हम असीमित नहीं मान सकते, उसमें निश्चित रूप से उसकी सीमाएं निश्चित की जाती हैं। संप्रभुता कहाँ कहाँ कैसे कैसे विभाजित होती है, इसे कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके अंतर्गत नैतिक बंधन की बात है। संप्रभुता व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र के नैतिक नियमों से सीमित होती है और कोई भी संप्रभु अपने आदेश या कार्य द्वारा चोरी या वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्य को नैतिक नहीं बना सकता। दूसरा प्रतिबंध संप्रभुता पर रीति रिवाज और परंपराओं का है। सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में लिखा है कि पंजाब का निरंकुश शासक रंजीत सिंह भी ऐसे कानून लागू नहीं करता था जो समाज के प्रचलित नियमों के विरुद्ध हो। समाज में जो रीति रिवाज हैं, जो समाज की परंपराएं हैं, उनको ध्यान में रखते हैं शासक। उनका अगर पालन नहीं करते तो कम से कम उन्हें तोड़ने का या उसका उल्लंघन करने का प्रयास कतई नहीं करते। तीसरा जो प्रतिबंध है संप्रभुता की सीमा पर, वह धर्म का है। भूतकाल में लगभग सभी राज्यों और वर्तमान समय भी कुछ राज्यों में धर्म संप्रभु की शक्ति पर एक प्रतिबंध है। बहुत समय तक यूरोप के अनेक राज्यों में राज्याभिषेक उस समय तक अवैध माने जाते थे जब तक कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोम के पोप की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई। यानी जो रोम में वेटिकन सिटी में बैठने वाले जो पॉप हैं, ईसाई धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारी, उनकी सहमति के बिना कोई राज्याभिषेक यूरोप में नहीं होता था। अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैज्ञानिक प्रगति और यातायात के साधनों के विकास ने विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे के बहुत अधिक समीप ला दिया है और वर्तमान समय में एक राज्य की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व जनमत से बहुत अधिक सीमित होती है। कानूनी दृष्टि से संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन किसी भी संप्रभु द्वारा विश्व जनमत का विरोध किया जा सकना संभव नहीं। लास्ट पॉइंट है हमारा आलोचना का, नंबर 7 पॉइंट, प्रभुत्व की धारणा घातक है। आंतरिक क्षेत्र में यदि इस सर्वोच्च सत्ता की धारणा को स्वीकार भी कर लें तो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः वर्तमान समय में जबकि अणु बम और हाइड्रोजन बम जैसी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, तो संपूर्ण मानवता से संबंधित प्रश्नों को किसी एक राज्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए नॉर्मन एंजल ने अपनी पुस्तक अनसीन एशियंस में राज्य प्रभुत्व को प्रमुख हथियारों में माना है। लास्की ने ठीक ही लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानवीय सुख समृद्धि के लिए घातक है। ये आलोचना जो हमने डिस्कस की हैं, आलोचनाएं अपनी जगह हैं, परंतु फिर भी जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत का हमारे विषय के लिए महत्व है। अधिकांश आलोचनाएं जो इसमें की गई हैं, उन्होंने ऑस्टिन के दृष्टिकोण को ठीक से नहीं समझा है या कुछ भ्रांतियां इस बारे में रही हैं। ऑस्टिन ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो वैधानिक आधार पर किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कानूनी दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धांत सही है। ये सिद्धांत नितांत स्पष्ट और तर्कसंगत है और इसके द्वारा किए गए सिद्धांत के इस विवेचन से प्रभुता के लौकिक और राजनीतिक रूपों की निश्चितता में ढल जाती है। जो संप्रभुता के अधिवास पर हम जो चर्चा करते हैं, उस अधिवास का अगर सही मायना स्पष्ट किया हो तो उसके लिए जॉन ऑस्टिन का हम आभारी हैं कि उन्होंने संप्रभुता को एक निश्चित दायरे में माना और उसे एक निश्चित सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है। धन्यवाद।